हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन जुडिशियल सर्विस। आज की इस वीडियो में हम लोग संघ और राज्य के बीच जो संबंध हैं, जैसे विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध, इन संबंधों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये वीडियो इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व 2 वीडियोज आ चुके हैं। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है एक प्रश्न सॉल्व करेंगे कि कब संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी किन परिस्थितियों में जो यूनियन पार्लियामेंट है यानी यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स के मैटर में भी, यानी जो संविधान की 7वीं अनुसूची की जो लिस्ट 2 है जिसमें कि राज्य की कानून बनाने की शक्ति है, उन विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद अपने हाथ में लेती है। किन परिस्थितियों में लेती है, कब लेती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग राज्य सरकारों के और बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो है योजना आयोग की बात की गई है, जो कि राज्य सरकारों के बीच, और योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में कौन सा ऐसा संस्थान है जो समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि योजना आयोग जैसा कोई भी संस्थान अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, दूसरा दिया है वित्तीय आयोग, तीसरा दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद और चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो योजना आयोग है इसकी जगह पे अब नीति आयोग बन गया है। तो नीति आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता था। कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC। अब देखिए, NDC और योजना आयोग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, योजना आयोग जो है ये बदल के अब हो गया है नीति आयोग, यानी अब इसका नाम जो रख दिया गया है वो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी आयोग की, यानी इस आयोग की जो स्थापना की गई है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, और ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को, यानी 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह पे योजना आयोग रखा गया। ठीक है, और इनके बीच में जो योजना आयोग और राज्यों के बीच में जो समन्वय करता है, यानी योजना आयोग का काम क्या होता है? योजनाओं को बनाना, और यहाँ पर राज्यों को ध्यान में रखते हुए तो राज्यों के बीच समन्वय कार्य करता है, ये करता है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 यानी 1952 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों संस्थानों में, यानी नीति आयोग और योजना आयोग में जो प्रेसिडेंट होता है वो यानी प्रेसाइडेड किया जाता है PM की द्वारा, यानी यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आती है। बाकी यहाँ पर देखिए और जो मेंबर, यानी पहला मेंबर तो यही हो गए, यानी अध्यक्षता कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे जो मेंबर होते हैं वो होते हैं ऑल यूनियन मिनिस्टर। तो जो भी है यहाँ पे ऑल यूनियन मिनिस्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे यूनियन मिनिस्टर हो जाते हैं। तीसरी यहाँ पर जो बॉडी हो जाएगी, यानी जो मेंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे CM, यानी जितने भी स्टेट के CM हैं और जो राज्य प्रमुख होते हैं, गवर्नर्स हैं, या फिर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में या फिर वहाँ भी CM है, तो वो यहाँ पर जो है, यानी हम गवर्नर लगा देते हैं उन केंद्र शासित प्रदेश के लिए, UT के लिए। तो यहाँ पर जो है CM हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है, यहाँ गवर्नर नहीं होते हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे कि दिल्ली में है, पर दिल्ली में यहाँ पे CM है तो यहाँ पे CM यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी तरह से राज्य जो प्रमुख होते हैं UT के, यानी यूनियन टेरिटरी के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जाता है। और जो चौथी बॉडी है मेंबर्स की वो होती है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो बॉडी है वो है यहाँ पर मेंबर्स में, यानी कि जो हमारा नीति आयोग है, यानी नीति आयोग के जो मेंबर हैं, यहाँ पर नीति आयोग के जो मेंबर हैं वो भी इसके सदस्य हो जाते हैं, यानी नीति आयोग के सारे मेंबर्स भी इसके सदस्य हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी मीटिंग्स के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना तो क्लियरली 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और इसकी जो 57वीं यानी 57th जो मीटिंग हुई थी, यानी जो NDC की मीटिंग है, और ये हुई थी 2012 में। 2012 में लास्ट मीटिंग NDC की हुई। इसके बाद जो है, यानी कि 58वीं मीटिंग अभी तक नहीं हुई है और अभी तक ये पेंडिंग में चल रही है। इसमें होता क्या है कि इसमें सभी राज्यों के CM आते हैं और प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री रहते हैं, और नीति आयोग के सदस्य रहते हैं, और सारे यूनियन मिनिस्टर रहते हैं। जो भी पॉलिसियाँ यानी प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, यानी अब तो नीति बनाई जाएगी, प्लानिंग परमिशन खत्म हो गया तो प्लानिंग नहीं है, नीति कर लेते हैं। तो नीतियाँ जो बनाई जाएंगी उन नीतियों को जो है यहाँ पर लागू करने और उन पर डिस्कस करने कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे इसको हम अचीव करेंगे, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर जो है NDC में बात की जाती है। तो ये चीज़ आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से संबंधित हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे।
तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो यानी यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात की गई। तो यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है वो कहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग को फाइनेंस कमीशन मिलता है आर्टिकल 280 में। तो 280 जो है और 264 में भी इसकी बात की गई है, तो इनमें जो है फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संघीय वित्त आयोग है उसका संबंध रखता है। तो पहला दिया है यहाँ पे राज्यों के बीच में, यानी बिटवीन द स्टेट्स। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टेट्स के बीच में जो है फाइनेंस कमीशन संबंध नहीं रखता। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि जो सरकार, केंद्र सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और जिनमें राज्यों का हक है, राज्यों को देने चाहिए, उन टैक्सेस को जो है बांटने के लिए, उनका शेयर राज्यों को बांटने के लिए यहाँ पर फाइनेंस कमीशन अनुशंसा करता है। और ऑप्शन बी है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। बिल्कुल यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, यानी कि भारत में जो संघीय वित्त आयोग है तो उसका संबंध जो है संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के वित्त से। बाकी यहाँ केंद्र व स्वशासित सरकार तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। केंद्र राज्य के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी संस्था करेगी। तो पहला दिया हुआ है योजना आयोग, नेक्स्ट है यहाँ पे एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा दिया है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, और चौथा यहाँ पे दिया केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे दी गई है, तो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बात की गई थी केंद्र और राज्य के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में। तो यहाँ पर करों के शुद्ध आय के वितरण के संबंध में जो भी यहाँ संस्थान रहेगा तो वो बिल्कुल संस्था मूल सिद्धांत निरूपित करेगी, तो वो करेगी यहाँ पर वित्त आयोग, जो फाइनेंस कमीशन है वही ये करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है, सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना आयोग, सचिव योजना आयोग, सचिव वित्त आयोग। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सचिव योजना आयोग होते हैं वही यहाँ पर राष्ट्रीय एनडीसी के सचिव के रूप में भूमिका को निभाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब योजना आयोग नहीं है तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग हैं वो यहाँ पर भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। यानी जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उनको कौन जो है वो यानी द टेबल ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के समक्ष यहाँ पर रखेगा। तो कौन रखेगा, तो देखते हैं यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं, और जो राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं वो चेयरमैन कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है भारत का प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है संघीय वित्त आयोग। तो बिल्कुल यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि सामान्य रूप से जो है प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए, तो यहाँ पे राज्यों की स्थिति निर्धारित करने की बात नहीं कही गई है, उनका कार्य जो होता है राजस्व के अंश यानी राज्यों का जो केंद्र के द्वारा कलेक्ट किए गए राजस्व में अंश है उसको बांटने के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर और भौगोलिक स्थिति, इन सभी को कारणों को देखते हुए वहाँ पे ऐसा निर्णय लेता है ये वित्त आयोग। तो केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, और राष्ट्रीय अनुदान संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी सामान्य रूप से जो भारत में 5 वर्ष बाद, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो जाती है, जो वित्त आयोग होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष बाद उसकी नियुक्ति की जाती है, और इसका कार्य जो है वो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश यानी राज्यों का जो अंश है उसको निर्धारित करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है।
तो देखिए संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, देखते हैं। पहला दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, तो बिल्कुल यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 315 में दिया हुआ, तो ये एक संविधान निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। बाकी यहाँ वित्त आयोग, तो वित्त आयोग की हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 280 क्लियरली वित्त आयोग की बात करता है। अब है यहाँ पे योजना आयोग और चुनाव आयोग। तो देखिए योजना आयोग यानी जो अब नीति आयोग बन चुका है, इसका कोई भी यहाँ पर संविधान में चर्चा नहीं की गई, यानी कि नीति आयोग की कोई भी जो है संविधान में चर्चा की नहीं की गई, यानी ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग की चर्चा बिल्कुल आर्टिकल 324 जो है वो चुनाव आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। तो यहाँ पर भारतीय प्रेस काउंसिल एक है, तो जो भारतीय प्रेस काउंसिल जो है वो क्या है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ये अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, ये न्यायिक संस्था है, ये परामर्शी संस्था है। तो देखिए जो प्रेस काउंसिल ऑफ जो इंडिया है, यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक क्या है कि स्टैट्यूटरी एडजुडिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये जो है अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1966 में। तो 1966 में ये यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। अच्छा, इस समय जैसे इसके अध्यक्ष कौन है, तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी याद करने लायक है, याद कर लीजिए। तो ये हैं चंद्र CHANDRAMAULI चंद्रमौली कुमार प्रसाद। तो चंद्रमौली कुमार प्रसाद जो हैं वो इस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए फाइनेंस कमीशन की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन है ये जो है एक ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है, केंद्र जो कर कलेक्ट करता है उसमें राज्यों के शेयर के लिए रिकमेंडेशन करती है कि जिसमें इसमें किस राज्य को कितना शेयर दिया जाए और किस आधार पे किया जाए, उनकी आर्थिक जो है स्थिति पे, जनसंख्या की स्थिति पे और भौगोलिक स्थिति पे। जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ती है फाइनेंस की, खर्चा ज़्यादा रहता है, तो उसी कारण इन्हीं सभी आधारों के आधार पर रिकमेंडेशन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, तो ये वित्त आयोग का काम है। अच्छा देखिए, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे KC नियोगी, यानी KC नियोगी जी जो हैं ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और जो प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1951 में, 1950 प्रथम यानी वित्त आयोग जो है 1951 में आया। बाकी इस समय प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह जो हैं वो अध्यक्ष हैं। इसका देखिए जो गठन हुआ है ये कब हुआ है, तो ये यहाँ पर 2017 में ही यहाँ पर इसका गठन हो गया। इनकी रिकमेंडेशन कब से कब तक लागू रहेगी, तो इनकी जो है 2020 से यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक, तो 2025 तक, यानी 2020 से 2025 तक इनकी रिकमेंडेशन लागू रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है, यानी इस समय इंपॉर्टेंट ये है कि NK सिंह जो हैं वो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे और पहले ऑप्शन पे आते हैं, यह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि जो वित्त आयोग है वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, यानी फॉरेन फाइनेंस को प्रमोट करता है टू डेवलपमेंट इन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रमोशन के लिए यहाँ पर फॉरेन फाइनेंस को प्रमोट करता है फाइनेंस कमीशन। तो बिल्कुल ऐसा कोई भी कार्य फाइनेंस कमीशन नहीं करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी जो हमारे PSU हैं, पब्लिक जो यूनिट्स हैं, पब्लिक सर्विस यूनिट्स हैं, तो यानी जैसे इंडियन ऑयल है, ONGC है, ये सब पब्लिक सर्विस यूनिट हैं, कि प्रतिष्ठानों को समुचित वित्त विवरण को यानी कि वितरण को सुगमता बनाता है। तो देखिए जो पब्लिक सर्विस यूनिट्स है उनके वित्त वितरण को या उनको फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सुगमता यहाँ पर जो है फाइनेंस कमीशन नहीं बनाता है, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ राज्यों और केंद्र के बीच में जो है फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई कि केंद्र के जो द्वारा कर कलेक्ट किया जाता है उनमें राज्यों का आवंटन कैसे किया जाए उसके लिए ये रिकमेंडेशन देता है। तो वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पारदर्शिता यानी जो ट्रांसपेरेंसी लाने की भी यहाँ पर
इस तरह का भी कोई कार्य फाइनेंस कमीशन का नहीं है। तो यहाँ तीनों ही नहीं हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई सही नहीं है। तो बिल्कुल आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो बिल्कुल अभी अब तक जो है 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, जिसमें 15वें की जो रिकमेंडेशन लागू की जाएगी वो 2020 से लेकर 2025 तक लागू रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पे 14 मान लेते हैं। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये MPPCS 1919 में आया था। तो 1999 में आया था, नॉट 19। तो इसीलिए यहाँ पर उस समय 15 वित्त आयोग नहीं आया होगा, इसलिए 14 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मगर हम लोगों को 15 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, तो बिल्कुल अध्यादेश जारी करके यहाँ पर योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना नहीं की गई थी। बाकी ऑप्शन बी है, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, तो बिल्कुल संसद द्वारा कानून बनाकर भी नहीं की थी, ये संसदीय संस्था भी नहीं है। बाकी ऑप्शन सी है, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारे यानी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, उसके द्वारा एक स्पेशल ऑफर दिया गया था, यानी विशेष प्रस्ताव जारी किया था, और उसी को पारित करते हुए जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बाकी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। और इसके स्थान पे अब हमारे यहाँ कौन सा संस्थान आ गया? नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया, यानी संघ के द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो देखते हैं यहाँ पे, पहला दिया हुआ है कॉरपोरेशन कर, दूसरा है कृषि आय के अतिरिक्त आय कर, और चौथा दिया है रेल किराए तथा भाड़े पर कर, और यहाँ पांचवा है कस्टम कर। तो बिल्कुल यहाँ पर कृषि आय के अतिरिक्त आय कर जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया भी जाता है और उन्हीं के द्वारा वसूला भी जाता है, परंतु यहाँ पर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों और केंद्रों के बीच में किया जाता है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी। देखिए, और यहाँ कृषि आय, यानी जो कृषि आय है वो जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया भी जाता है, उसी के द्वारा वसूला जाता है और वही उसका उपयोग भी करती है। इसलिए यानी जो कृषि से आय जो हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसको इससे एक्सक्लूड किया गया। बाकी जो हमारी इनकम है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वसूलता है, तो वो जो है केंद्र के द्वारा ही इम्पोज किया जाता है, उसी के द्वारा उसको कलेक्ट भी किया जाता है, और उसके बाद जो है राज्यों और केंद्र के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे, पहला दिया हुआ है भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है ये। नीति आयोग और NDC दोनों के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन बी आ जाते हैं, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णायक संस्था योजना आयोग थी। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। बाकी योजना आयोग का सचिव जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। अभी हम लोगों ने NDC की बात भी की थी कि जो उसका सेक्रेटरी होता है योजना या नीति आयोग का, वो NDC का भी सेक्रेटरी हो जाता है। बाकी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे NDC की अध्यक्षता और नीति आयोग की अध्यक्षता हम PM जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, यानी कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्थान जो है संस्था योजना आयोग थी। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ अब हम जो लोग हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं कि किन मामलों में संघीय जो पार्लियामेंट है हमारी, यानी संघीय सरकार है, वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लेती है या उसको दी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, यहाँ पे आते हैं कि किन मामलों में जो है पार्लियामेंट जो है वो यानी कि कानून बना सकती है राज्य सूची में, यानी पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, यानी किन मामले में जो है पार्लियामेंट जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो देखिए, यहाँ पर 5 ऐसी परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कि जो है हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, तो वो यानी यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो राज्य सूची में कानून बना सकती है। तो देखते हैं, पहला यहाँ जो प्रोविज़न है वो हो जाता है यहाँ पर आर्टिकल 249 में।
आर्टिकल 249 जो है ये कब बात करता है, यानी यहाँ पर कहता है कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी क्या करेगा कि अगर यहाँ पर संसद की ऐसी शक्ति है कि अगर उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि राष्ट्रीय हित में है, यानी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्रीय हित में, तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वहाँ पर, तो उन्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीडियंट हो जाता है या आवश्यक है ऐसा कानून बनाना, यानी राज्य सूची के विषय से संबंधित यहाँ पर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को लगता है ये बहुत ही आवश्यक है, तो वो जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। परंतु यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कानून बनाने के लिए उसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत से यहाँ पर बिल पास करना होगा, पहली बात। और जो कानून बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा, 1 ईयर के लिए, यानी हर 1 साल बाद उनको दोबारा से पास कराना होगा, तब वो कानून वहाँ पर लागू रहेगा, कंटिन्यूसली लागू रहता रहेगा। परंतु अगर वो बिल पास नहीं होता है, सीज कर दिया जाता है, तो वो 6 महीने तक यानी 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद स्वतः अपने आप से जो है डैमेज हो जाएगा। तो आर्टिकल 249 के तहत नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है पार्लियामेंट जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यानी जो संसद की 7वीं अनुसूची का लिस्ट 2 है, जिसमें कि राज्य सूची के सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें राज्य जो है यानी राज्य की विधायिका कानून बनाती है, उन पर संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 249 में। ठीक है, तो इतनी डिस्कस करेंगे। अगर किसी को और भी कुछ जानकारी चाहिए हो या डिस्कस करना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 250 में क्या प्रावधान है, यानी कि जब हम यहाँ पर 250 के अकॉर्डिंग जब इंडिया में या भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, यानी राष्ट्रीय इमरजेंसी का प्रोविज़न लागू है, यानी कि ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी जब इमरजेंसी लगी हुई हो उस स्थिति पर भी जो है यूनियन यानी जो पार्लियामेंट है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो ये 2 स्थिति हो जाती है, कुल 5 स्थितियां हैं जिनमें कानून बना सकती है, जिसमें हम लोगों ने 2 की भी डिस्कस कर लिया है। और अगला आ जाता है आर्टिकल 252। देखिए 252 में क्या है, यानी कि 252 में जो क्या कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य, यानी 2 से अधिक राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, यानी मिनिमम 2 होने चाहिए ऑब्लिक या उससे मोर होने चाहिए, 2 और मोर, यानी 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर जो है स्टेट्स जो हैं वो कहते हैं कि आप हमारी राज्य सूची के विषय में कानून बनाइए, अपनी सहमति वहाँ देते हैं, कंसेंट देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और कंसेंट देते हैं तो उस कंडीशन पर यहाँ पर पार्लियामेंट्स जो है वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे। ठीक है, ये चीज़ आती है। परंतु एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर जब वो कानून बनाने के लिए कंसेंट देते हैं और कानून पार्लियामेंट बनाती है, तो उस कानून को ना तो अमेंड कर सकती है यहाँ पर, ना ही उसको रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अमेंड रिस्ट्रिक्ट करने की पावर जो है, या ना उसमें कोई परिवर्तन ला सकती है। तो कोई भी तरह का परिवर्तन या उसको रोकने की शक्ति फिर यहाँ पर पार्लियामेंट को, मतलब यहाँ पर राज्य की विधानसभा को या विधायिका को नहीं होगी, फिर वो पार्लियामेंट के थ्रू ही उसको अमेंड किया जा सकेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं अपनी सहमति देते हैं कि संसद उनके यहाँ कानून बनाए, पार्लियामेंट उनके लिए कानून बनाए, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है संसद कानून बना सकती है। और ये बात अनुच्छेद 252 में कही गई है। बाकी हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी 3 हम लोग डिस्कस कर लिए, चौथे पे आ जाते हैं। चौथी कौन सी परिस्थिति है जिसमें जो है संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में। तो बाकी यहाँ पे देखिए, पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर द गिवन इफेक्ट ऑफ ट्रीटी एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी जब पार्लियामेंट कोई ऐसे, यानी जो हमारी देश की सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी में इन्वॉल्व हो जाती है, तो इंटरनेशनल कोई ट्रीटी में इन्वॉल्व है, वहाँ पर ट्रीटीज़ में है, या ऑब्लिक एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है उन्होंने, उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, पूरे भारत में करना है या भारत के किसी भाग में करना है, तो ऐसी स्थिति में भी संसद जो होगी वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में। और ये बात किस अनुच्छेद में दी है, अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बात की गई है अनुच्छेद 253 में। 253 इस चीज़ की बात करता है, यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भारत में केंद्र सरकार भारत के सभी भागों में या भारत के किसी विशेष भाग में जो है वहाँ पर लागू करने के लिए जो है उस जगह के जो है वहाँ पर विधानसभा के, यानी जो वहाँ की स्टेट लिस्ट है, वहाँ पर कानून, उसमें कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में ले लेती है।
ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट है फाइनल, पांचवा। यानी पांचवे में सीधी सी बात है कि जो पांचवी तरह की परिस्थिति है, ये परिस्थिति कब आती है? तो जो पांचवी जो परिस्थिति आती है, ये आती है फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो सबसे बड़ी, यानी इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। और ये यानी जब कोई पार्लियामेंट है जो कि उसे लगता है कि अब इस राज्य में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, जब वो फेल हो जाती है तो उसमें, उस परिस्थिति में वो जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 को यहाँ पर लागू कर दिया था। जैसे ही 356 लागू होता है, उस परिस्थिति में जो है केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ इतनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर जो है जानकारी मिलती है इन चीज़ों से। इन स्थितियों में, 5 स्थितियों में ऐसा कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले जो है 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।